अच्छा, राहुल गांधी जी से तो मिले हैं आप शायद, तो मुझे बताइए कि ये जो रूमर उनके बारे में बहुत पहले भी फैलाया गया और आज भी बहुत मजाक बनाया जाता है कि पप्पू हैं तो राहुल गांधी जी असल ज़िंदगी में कैसे हैं? आपको क्या लगता है कि यूपी के अंदर अगर कांग्रेस और समाजवादी का फिर से गठबंधन होता है और देवबंद विधानसभा की जो सीट है वो समाजवादी के हिस्से में चली जाती है, तो क्या राहत साहब बगावत करेंगे या फिर लॉयल्टी के साथ, खामोशी के साथ चलेंगे? जब गठबंधन होता है ठीक है, मुसलमान वोटर्स बड़ी तादाद में है, लेकिन देखिए और भी समाज के लोग हैं, पर ये भी पैसे कमाने के उसमें लगे हुए हैं। उनका भी काम पैसे कमाने का था। जनता का दर्द किसी को नहीं है, पैसे कमाने का दर्द है सबको कि पैसा कमाएंगे, मौज करेंगे, दर्द नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये आती है कि जब उन नेताओं से या चेयरमैन हो, विधायक को, किसी से भी कोई सवाल किया जाए, इवन के गांव के जो प्रधान होते हैं उनसे भी अगर ये सवाल कर लिया जाए कि भाई तुम तो पैसा लूट रहे हैं और विकास का पैसा आप खा रहे हैं, जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि भाई हम चुनाव लड़ने से पहले इससे कहीं ज़्यादा पैसा बांट देते हैं। तो इसमें क्या लगता है आपको, किसकी गलती है? जनता की गलती है जो पैसे ले रही है या फिर नेताओं की गलती? हमारी गलती है, हमने उस सिस्टम को खराब किया। आप मुझे ये बताइए कि जनता जो है वो राजनीति से क्या उम्मीद रखती है? अच्छा राहत साहब, एक सवाल, यहाँ सैयद हारिस साहब आए थे, मैंने उनसे भी किया था। यहाँ इरम उस्मानी जी आई थी, मैंने उनसे भी किया था। मैं आपसे भी करना चाह रहा हूँ कि देवबंद जैसे शहर में, जो कि हिंदुस्तान का जाना माना शहर माना जाता है, वहाँ रोज़गार की इतनी कमी क्यों है? क्या वजह हो सकती है इसकी आपकी नज़र से? अगर आप आलोचना नहीं करेंगे सरकार की, उनके गलत कामों की या उनकी बात की, तो फिर मनमानी होती रहेगी, फिर लोकतंत्र का मतलब खत्म हो जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टॉक्स विद चौधरी। दोस्तों, आज हमारे इस पॉडकास्ट के जो मेहमान हैं वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बल्कि देवबंद विधानसभा क्षेत्र की एक जानी मानी हस्ती हैं और ग्राउंड लेवल पर रहकर जिन्होंने करोड़ों लोगों का दिल जीता है और लाखों लोग उनसे मोहब्बत भी करते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम स्वागत कर रहे हैं राहत खलील साहब का। जी राहत खलील साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपका राजनीति का सफ़र है ये कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? देखिए, राजनीति से पहले मुझे जो है वो समाज सेवा का शौक रहा, तो छोटे छोटे जो है वो काम हम करते रहे। हमने एक तंजीम बनाई थी, उसमें हमारे जो अहबाब थे, दोस्त थे, वो सब मिलकर जो है वो छोटे छोटे काम, फलाह महबूब के काम क्या करते थे। जैसे कोचिंग क्लासेस या कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर, उसका ऑक्सीजन सिलेंडर की बड़ी अहमियत थी, जो जरूरत थी, तो हमने वो भी उसको मुहैया किया। वो मतलब वो दौर शुरुआती दौर था जब हम पढ़ भी रहे थे। तो लेकिन शौक था कि भाई लोगों के लिए कुछ अपना जो हो सके करना चाहिए। जी। हमेशा से ये जज्बा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो राहत साहब बताइए हमें कि आपका बचपन कैसा रहा और फैमिली का बैकग्राउंड क्या था आपकी? देखिए, मेरे बहुत सिंपल सादी सी फैमिली है। हमेशा बहुत सादगी से जिंदगी गुजारी है हमारे वालिदैन ने भी, और हमें इसी तरह उन्होंने वो भी दिया है सबक कि सादा जिंदगी गुजार के ही वो उसमें अच्छा रहता है। तो बहुत एक साधारण से परिवार से हम हमेशा से रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिदैन की तबीयत रही, तबीयत जो हमें मिली वो हमें उसका आज फायदा मिलता है। अच्छा, तो राहत साहब, ये समाज सेवा करते हुए और इस तरह की सादा ज़िंदगी गुजारते हुए क्या कभी मन में ख्याल आया था कि राजनीति में एंट्री हो जाएगी? नहीं, पहले तो कभी ख्याल नहीं कि राजनीति में कोई एंट्री की जाए। जी। लेकिन वक्त और हालात के साथ साथ कुछ ऐसा जो हो कि भाई इस तरफ भी जो है जाके लोगों की खिदमत की जा सकती है। देखिए, हमेशा जहन में एक चीज रही है, और अल्लाह का फजल है, उसका करम है, किस तरफ रुझान भी रहता है कि खिदमत खल्क है वो होनी चाहिए। जितना भी जिसका जितना भी हिसाब बनी वो खिदमत खल्क करना चाहिए। तो वो मैं समझता हूँ राजनीति जो है खिदमत खल्क का एक बहुत बड़ा जरिया है।
अगर उसको बिल्कुल ईमानदारी या सच्चाई के साथ की जाए, जी जी उसमें देर तो लगती है, लेकिन वो एक मुस्तकिल और मुस्तहकम होती है। जी। अच्छा, आपकी जो लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है राजनीति में आने का, वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? देखिए, टर्निंग पॉइंट तो असल में जब आप समाज के अंदर या राजनीति के अंदर एंट्री करते हैं, लोगों की खिदमत का जज्बा होता है और उसमें उस तरह से आप खिदमत नहीं कर पाते हैं जो सोचते हैं, तो फिर आदमी रास्ते ढूंढता है कि भाई इसको किस तरह अच्छा किया जा सके। जी तो वहीं से जहन में आया कि भाई राजनीति भी एक खिदमत खल्क है। जी जी अगर इसको अपनाया जाए और उसके जरिए लोगों की खिदमत की जाए, तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जी और ईमानदारी से करेंगे तो लोगों को फायदा भी पहुंचता है, ऐसा नहीं है। जी जी बिल्कुल। अच्छा राहत साहब, जब कोई आदमी खिदमत खल्क करता है या फिर इसी तरीके से कोई भी काम आदमी आवाम के लिए, अवाम उन्नास के लिए करता है, तो मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपकी निजी ज़िंदगी में आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है? देखिए, मोटिवेट असल में जब आदमी थोड़ा सा अपने मकसद को पूरा करने में समझता है कि लेट हो रहा हूं, तो फिर तेजी साथ उस चीज की तरफ बढ़ता है जहां से लोगों के लिए आसानी के साथ कुछ किया जा सके। असल तो देखिए वहीं से एक टर्निंग पॉइंट बना जो मुझे इसके लिए मोटिवेट किया कि भाई हम अगर राजनीति में आए, लोगों के लिए कुछ करें, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा रहेगा और लोगों को खिदमत करने का पूरा मौका भी मिलेगा। तो यहाँ से समझे जहन थोड़ा सा मोटिवेट हुआ मेरा और ये उस तरफ में फिर लगा। अब भारत में टाइम तो लगता है आदमी को, बाद दफा आपको बहुत वेट भी करना पड़ता है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप अपने बैकग्राउंड और लाइफस्टाइल के बारे में, तो जाहिर सी बात है आपके जो पुराने साथी हैं, पुराने दोस्त हैं, तो क्या आज भी आप उसी लाइफस्टाइल और अपने पुराने साथियों से कनेक्टेड रहते हैं? जी, वो तो हमेशा रहेंगे और हमेशा से हैं। जी देखिए, वो पुराने साथी तो समझिए आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, जहां आप उनके साथ आपकी हर बात शेयर करता है, उनसे कभी दूरी बन ही नहीं सकती। आदमी कितना भी मसरूफ हो, उनके साथ तो वक्त गुजारने का दिल भी चाहता है और जितना खुल के अपने पुराने साथी के साथ आदमी लाइफ गुजारता है, वो मैं समझता हूँ उससे अच्छा जो है वो कोई और पार्टनर हो नहीं सकता। अच्छा, ये कुछ सवालात थे जो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थे। अब आपके राजनीतिक करियर की तरफ थोड़ा आ जाते हैं, तो हमें ये बताइए, आप राजनीति में आपने पहला कदम कब उठाया कि बस अब राजनीति ही करनी है? मैं 88 के अंदर जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आया। अच्छा। 1988 के अंदर यूथ कांग्रेस का उस वक्त उरूज था। तो हमारे एक दोस्त थे शमशाद चौधरी, वो अध्यक्ष बने यहाँ की यूथ कांग्रेस के। तो हमने उनको बहुत मजबूती के साथ सपोर्ट किया और हमें जो है वो काम करने का उस वक्त मौका मिला, क्योंकि सरकार भी थी। फिर कुछ ऐसा चेंज हुआ है कि 89 के अंदर मुझे अध्यक्ष बना दिया गया यूथ कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का। जी। तो एक थोड़ा सा मौका मिला, सरकार भी थी हमारी केंद्र में भी, यूपी के अंदर भी, जो उस वक्त हम काम से कर सकते, बहुत आसानी के साथ काम किए। वो जो भी समस्या थी लोगों की, वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी के साथ हुई। अच्छा, उस वक्त राजनीति का स्तर भी इतना खराब नहीं था जिस तरह आज हो चुका। वो बहुत अलग था बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि राजनीति ज्वाइन करते हुए आपने कांग्रेस पार्टी को ही क्यों चुना? देख, कांग्रेस पार्टी नहीं, सिर्फ एक विचारधारा है जो वो देश की आजादी से पहले संघर्ष किया देश के लिए, वहीं से कांग्रेस पार्टी का समझे उदय हुआ है। उस संघर्ष के कांग्रेस पार्टी के लीडर जेल में भी रहे, हमारे पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने जेल रखे। कांग्रेस के बहुत सारे लीडर जेल रहे, सिर्फ वो देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए। तो एक आइडियोलॉजी है वो, तो आइडियोलॉजी से जिसकी आइडियोलॉजी सही होगी सही चुनना भी चाहिए। तो मुझे कांग्रेस की आइडियोलॉजी बहुत शुरू से पसंद आई है कि जो एक तमाम वर्ग को, तमाम तबकों के साथ लेके चलने का हमेशा कांग्रेस ने जो है वो। अच्छा
जी राहत साहब, कांग्रेस पार्टी यूपी में और इतनी कमज़ोर क्यों होती चली गई, या क्या वजह रही इसकी कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी उभरती नज़र नहीं आती? देखिए, राजनीति का जो है कोई एक परमानेंट जो है वो तो होता नहीं कि भाई कहीं एक आदमी टिका रहे, पार्टी टिकी है। अप डाउन तो होता ही है। अब एक दौर था जब हम बहुत यहाँ यूपी के अंदर फुल फ्लैश सरकार चलाया करते थे पार्टी में, ठीक है। थोड़ा चेंज आया, क्षेत्रीय पार्टी ने अपनी जगह बनाई, लेकिन वापिस अब फिर हम उसको रिबिल्ड करने में आपको एक जो है ताकत झोंक रखी है। जी जी। आप और हम ही समझिए कि अब दौर जो है कांग्रेस का ही आना है। वो थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन कांग्रेस की हमेशा पॉलिसी जो है वो एक मुस्तहकम पॉलिसी रही है। वो धीरे 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 लोगों के दिमाग में बैठती है और फिर एक वक्त कांग्रेस का ही आना है और बहुत जल्दी आना है। अच्छा राहत साहब, उत्तर प्रदेश की बात तो रही, लेकिन देवबंद विधानसभा जो हमारा क्षेत्र है, इसमें आई थिंक 1980 से लेके और 2026 तक, 2016 और 17 हम निकाल दें, जिसमें माविया अली जी जो है उपचुनाव के बाद थोड़े दिन के लिए विधायक बने थे कांग्रेस पार्टी से, तो आप ही नहीं बल्कि देवबंद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ये सीट क्यों नहीं निकाल पाई? क्या वजह है इसकी सबसे बड़ी आपके हिसाब से? देखिए, जो क्षेत्रीय पार्टी ने अपने एक जगह बनाई ना, तो वो डिवाइड हुआ, और जो क्षेत्रीय पार्टी पे है वो वोट कांग्रेस का ही वोट है। भाजपा के अलावा जो और क्षेत्रीय पार्टी वोट कांग्रेस का वोट है। कुछ परिस्थिति ऐसी रही जो हमारा वोट खिसक के दूसरी तरफ चला गया, लेकिन वो धीरे धीरे वापसी कर रहा है। भाई अब 2024 के चुनाव में जो 80 वोट है वो बड़ी तादाद में कांग्रेस से जुड़ा है, और आने वाले समय लगता है कि भाई सारा 80 वोट मुस्लिम ये और ब्राह्मण इस सब वापसी करने जा रहा है, और वहीं से फिर ये यूपी के अंदर नए सिरे से एक राजनीति का उदय होगा, जहाँ व्यस्त है और उसका भी कहीं ना कहीं इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट आएंगे। अच्छा, एमएलए का चुनाव लड़ने से पहले आपने कोई और चुनाव लड़ा या मेरा फर्स्ट चुनाव था ये विधानसभा जी, उससे पहले मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। अच्छा, उस वक्त चुनाव जब लड़ रहे थे आप और राजनीति में अपना करियर बना रहे थे, तो उस वक्त आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? देखिए, उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती थी ये थी कि लोगों के अंदर अपना एतमाद और विश्वास पैदा करना, लोगों को अपने लिए खड़ा करना। उसमें काफी हद तक मैं कामयाब, लोगों का एतमाद बनाने में कामयाब हुआ, लेकिन वो परिस्थिति ऐसी थी जहाँ मतलब वो कामयाबी से हम बहुत दूर आए। लेकिन हमेशा एक सा समय नहीं रहता, बदलता रहता है वक्त, हालात बदलते रहते हैं। लोग अब हम उनके दिल में जगह बनाने में कामयाब हुए, और ये बस यही सबसे बड़ी जो है वो कामयाबी होती है, लोगों के दिल में जगह बनाना। राजनीति में और कुछ नहीं, लोगों के करीब लाना, उनको अपने दिल के करीब रखना सबसे बड़ी अहम चीज है। अच्छा, आप कांग्रेस कमेटी के जो है सचिव हैं और प्रदेश सचिव जी, और विधानसभा प्रभारी हैं, तो विधानसभा प्रभारी होने के तौर पे आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? देखिए, असल तो लोगों के बीच में जाके पार्टी पॉलिसी को बताना, उनसे संवाद कायम करके लोगों पार्टी के लिए खड़ा करना, पार्टी संगठन को मजबूत करना। मेन काम यही होता है कि हम लोगों के बीच में जाएं, अपनी पार्टी पॉलिसी को बताएं। जैसे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया गया, उसको खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी यात्रा करी और एक मोहब्बत का पैगाम दिया। उसी संदेश को लेके हम लोग बीच में जा रहे और वो समझा रहे कि नफरत जो है वो अच्छी चीज नहीं होती। प्यार मोहब्बत से जिंदगी बहुत खुशहाल गुजरती है। नफरत जो है वो आदमी को खत्म कर देती है। सबसे पहले खुद को खत्म, दूसरे को बाद में खत्म करती है। अच्छा, राहुल गांधी जी से तो मिले हैं आप शायद, तो मुझे बताइए कि ये जो रूमर उनके बारे में बहुत पहले भी फैलाया गया और आज भी बहुत मजाक बनाया जाता है कि पप्पू हैं, तो राहुल गांधी जी असल ज़िंदगी में कैसे हैं? आपको क्या लगता है? राहुल गांधी बहुत सही, बहुत ब्रिलियंट आदमी है
और हर परिस्थिति को पहले से भाप लेते हैं। ऐसे नहीं, बहुत मतलब शार्प माइंड है वो। तो भाजपा ने एक प्लानिंग के तहत पूरा आईटी सेल उनका, जिसमें उन्होंने कई सौ करोड़ रुपए राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने के लिए बर्बाद किए। लेकिन वो एक देखिए, जो असलियत होती है वो कभी छुपती नहीं है। जो उनकी सच्चाई है, जो उनकी बातें हैं, वो सारी बातें बिल्कुल सही साबित होती जा रही हैं। इसीलिए लोग अब उन पे पूरी तरह विश्वास कर रहे हैं। और आने वाला समय राहुल गांधी जी का कांग्रेस का ही है हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, तो मुझे ये बताइए राहत साहब कि क्या कभी आपको आपने बताया कि आप 1980 से राजनीति कर रहे हैं, 88 से। से, तो 88 से लेके और 2026 तक क्या कभी कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको ऐसा लगा हो कि बस अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए, अब नहीं करनी है? कभी कभी देखिए कुछ ऐसा आता है वो मौका कि जहाँ भी थोड़ा सा मायूसी होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमेशा उम्मीद रखिए कि उस मायूसी से निकले फिर उम्मीद की तरफ बढ़े जी और देखिए राजनीति बहुत मुश्किल जॉब है। जी मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे टफ जॉब है राजनीति, क्योंकि लोगों के दिल में जगह बनाना, उनसे संवाद कायम करना, उनको अपने हम मिजाज बनाना, अपने लिए खड़ा करना, ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। 24 घंटे आदमी जो है उसके बारे में सोचता है। और राजनीति में एक चीज और भी है कि आदमी अपना आप को भूल जाता है और परिवार से भी दूर ही हो जाता है, बहुत कम दे पाता है परिवार को। ये मोस्टली होता है। जी जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपकी पॉलिटिकल अचीवमेंट क्या है अब तक की? देखिए अचीवमेंट तो ये है कि हम लोगों को जो है, जो हमारा भरोसा, हमने मेहनत करी, लोगों का विश्वास हमारे पैदा हुआ, एक भरोसा पैदा हुआ, ये मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आज लोग विश्वास करते हैं। देखिए धीरे धीरे आदमी मेहनत करता है, अगर ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ लोगों के लिए खड़ा होगा तो फिर लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। ऐसा नहीं है, आज भी ईमानदारी की कीमत है, भले ही माहौल कैसा भी हो, ईमानदारी कभी खत्म नहीं हो सकती। वो थोड़ा उसका असर देर से होता है, बस फर्क इतना है। राहत साहब, आप जो है ना ग्राउंड लेवल पर लोगों से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि जनता जो है वो राजनीति से क्या उम्मीद रखती है? देखिए जनता का जो होता है उस उनकी समस्याएं, उनके जो अपने मकासद होते हैं, आप उसको किस हद तक डील कर रहे हैं, उनके लिए किस हद तक खड़े हैं, उनका किस हद तक एतमाद जीत रहे हैं, असल चीज वही होती है। भाई हर आदमी की अपनी तकलीफ है, अपनी परेशानी है। सबकी परेशानी आप नहीं दूर कर सकते, दुख दूर नहीं कर सकते, लेकिन एक साथ अगर आप खड़े हो जाएंगे तो उनको एक तबीयत मिलती है, उनको एक सहारा मिलता है, उनकी हिम्मत बनती है। तो असल चीज यही होती है कि आप उनके लिए खड़े हैं और उनके आवाज के साथ अपनी आवाज मिला रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और देखिए अच्छी राजनीति जो हमारे, मैं तो एक चीज से बहुत हमेशा कहता हूँ, हमारे जीवन के अंदर उस्मान साहब ने राजनीति के वो बहुत लंबे समय तक चेयरमैन रहे। ठाकुर महावीर सिंह हमारे यहाँ से जो है वो एमएलए रहे कई टर्म, आखिरी दौर हमने उनका भी देखा। बहुत साफ सुथरे लोग थे, बड़े सज्जन किस्म के लोगों के लिए खड़े आ करते थे। इनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं था, न जाति के नाम पे भेदभाव था, न धर्म के नाम पे भेदभाव था। ये सब चीजें अब पैदा हुई है, पहले किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं था। और भेदभाव इंसान को खत्म करता है। देखिए नफरत जो है ना, वो दूसरे को ही खराब नहीं करती, वो अपना कोई खराब करती है। ये नफरत की आग जब चलती है वो सबको ले होती है। और जहर जो है वो ऐसा नहीं कि आप पानी के अंदर जहर मिला देंगे और सिर्फ वो मुझे असर करेगा, आपको नहीं असर करेगा, वो आपको भी असर करेगा, सबको असर करेगा। हमें फिक्र करनी चाहिए आने वाले नस्लों के लिए। जिस तरह ये जहरीले माहौल पैदा किया जा रहा है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई सी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, सबकी आने वाली पीढ़ियों को उसका खिमियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या ये इस माहौल में जहाँ
हिंदू मुस्लिम तो है ही, लेकिन आदमी की पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है आज के वक्त में। जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में जनता और नेताओं के बीच में जो ट्रस्ट गैप होता है, क्या वो बढ़ता जा रहा है या फिर वो बिल्डअप होता जा रहा है? नहीं, देख ट्रस्ट गैप तो बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ चीज ऐसी हुई ना कि आदमी ना चाहते हुए मजबूर हो जाता है, कुछ करना चाहता है, नहीं हो पाता। हाँ, मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है, मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ और उसको हम पूरी तरह एतमाद बहाल नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं वो गैप बढ़ रहा है। उसकी वजह है कि राजनीति खराब हो चुकी है, कि आदमी चाहते हुए वो काम नहीं कर पाता जो उसको करना चाहिए। असल जो है देखिए, माहौल इतना जो है राजनीतिक खराब हो चुका, इतना बिगड़ चुका है कि उसको अब आने वाली नस्लों को संभालना पड़ेगा, हमारे नौजवानों को उसके लिए बढ़ना पड़ेगा। और जब नौजवान खड़ा होगा तभी इस राजनीति जो नफरत की गंदगी फैली हुई है समाज के अंदर, थोड़े उसको खत्म जब ही किया जा सकता है जब ये नौजवान भी खड़ा हो और जो हमारे नेता हैं उनको भी जो है वो किसी पाकिस्तान में, मैं नहीं कहता कि भाई कांग्रेस पार्टी किसी, तो उनको भी इस चीज को महसूस करना पड़ेगा कि ये जो लंबी चीज नहीं है, इससे नुकसान ही नुकसान है, इसको सुधारना पड़ेगा। नहीं सुधारेंगे तो अपने लिए भी हम गड्ढा खोद रहे हैं, दूसरे के लिए खोद रहे हैं, अपने लिए भी खोद रहे हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए राहत साहब कि आपका जो क्षेत्र है देवबंद विधानसभा क्षेत्र, उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके नज़रिए से? देखिए, एक तो रोजगार की समस्या, तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं जिससे रोजगार जो है वो मिले लोग। शिक्षा का भी एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ, हायर एजुकेशन का जो है कोई सिस्टम नहीं है, कोई कॉलेज वगैरह नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ी कमी है। तीसरी चीज है मेडिकल, जो बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र की, क्योंकि छोटी छोटी परेशानी मिली हमें मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली में भागना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा इश्यू तो मेडिकल का ही है। शिक्षा का भी ऐसा है कि चलिए भाई किसी ना किसी तरह बच्चा चल जाता है, लेकिन मेडिकल जो है ना, गरीब जनता भी यहाँ से भाई अक्सर तो गरीब ही हैं, अब उनके लिए दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर जाना मसला बनता है ना। तो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ इश्यू जो है हमारा मेडिकल का है। यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला अगर कोई ऐसा मौका देते हैं तो मैं यहाँ के लिए कोई ऐसा जो है वो खड़ा करूं कि आने वाले लोग उसको हमेशा याद रखें और लोगों की समस्या का समाधान, उनकी परेशानी दूर, मेरी दिली आरज़ू है। और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मैं इसको करूंगा। मेरा सबसे बड़ा मिशन यही है कि यहाँ मेडिकल का जो है फैसिलिटीज जो है वो अवाम उन्नास के लिए, उसमें देखिए कोई भी मजहब से ताल्लुक हो, इंसानियत सबसे बड़ा चीज है। बाकी मजहब आप अपने मजहब को फॉलो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने मजहब को फॉलो कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मजहब किसी का कोई बुराई सिखाता है नहीं, ना कोई जुल्म सिखाता है, ना कोई बुराई सिखाता है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज बेहतरीन हो, जिससे लोगों के इलाज मुआवजे में आसानियों, उनकी परेशानी खत्म। एक सवाल यहाँ सैयद हारिस साहब आए थे, मैंने उनसे भी किया था। यहाँ इरम उस्मानी जी आई थी, मैंने उनसे भी किया था। मैं आपसे भी करना चाह रहा हूँ कि देवबंद जैसे शहर में, जो कि हिंदुस्तान का जाना माना शहर माना जाता है, वहाँ रोज़गार की इतनी कमी क्यों है? क्या वजह हो सकती है इसकी आपकी नज़र से? देखिए, वैसे देवबंद अपना में एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन है तो कस्बा नहीं है। अब तो ये समझे 15-20 साल से इनकलाब आया, थोड़ा सा यहाँ आपको दिखाई देने लगे कारोबार भी है, लेकिन ऐसे कस्बे हिंदुस्तान के अंदर लाखों की तादाद में है। कस्बों की एक जो है वो लिमिट होती है कि वो कितनी तरक्की कर सकते हैं। और फिर उससे अब हमारे साथ एक सबसे बड़ी परेशानी रही कि इस क्षेत्र के जो है वो बड़े जो है नेता मंत्री नहीं बन सके, तो ताकि वो अगर पश्चिम के ज्यादा मंत्री बने तो अपने क्षेत्र पे ज्यादा ध्यान देंगे, हर विकास के बारे में सोचेंगे। इत्तेफाक से ये होता है कि सारे उधर साइड से बनते हैं तो इधर फोकस कम रहता है। तो एक वजह ये भी है जो हमारे यहाँ इस दर्जा तरक्की नहीं हो पाती। मैं देवबंद की बात करूं, ख़ास तौर से देवबंद की बात करूं, आपने कहा कि देवबंद एक कस्बा ही है।
देवबंद एक कस्बा है, हम इसे देखते हैं, यहीं बराबर में आप चले जाइए, एक कस्बा रुड़की भी पड़ता है, वहाँ इतना रोज़गार है, वहाँ आईआईटी भी है, और वहाँ इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे रोज़गार हैं जो आम इंसान आसानी के साथ कर सकता है। तो क्या यहाँ के जो नेता हुए हैं देवबंद के, उनकी कोई कमी रही है? नहीं, असल में देखिए उस वक्त वसाइल कम थे जी। हमारे नेता गुजरे, उस वक्त इतने वसाइल नहीं थे। जी। वो टाइम अगर आप पीछे लौट के देखिए, उस वक्त पैसे की बड़ी किल्लत थी, सरकार पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था, बड़े छोटी छोटी सड़कें के लिए वो बहुत बड़ा मुश्किल से बजट बनता था। जी। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरठपुर की है एक गाँव, आप शायद उसे जानता हूँ, वहाँ एक पुल था, वो राजेश पायलट जी ने बनवाया था। अच्छा। वो केंद्रीय मंत्री थे। अब आप देखिए केंद्रीय मंत्री जो है वो एक गांव के अंदर पुल बना रहा है, तो उस वक्त इतना पैसा नहीं था सरकारों के पास भी, तो बजट भी महदूद होता था, तो उसकी वजह से काम इतना नहीं कर पाते। नेताओं की मैं गलती नहीं मानता कि हमारे नेता जो है वो पिछले जो चले गए वो उनकी गलतियां हैं, लेकिन उस वक्त इतने वसाइल, इतने बजट नहीं थे कि वो कस्बों या गाँव के अंदर बड़े बड़े काम किए जा सके। आज दो दौर है जहां सरकारों के पास और इतना रेवेन्यू है, इतने इनकम ऑफ सोर्सेज है कि वो अब कोई भी काम मुश्किल नहीं रहा, अब सब काम किए जा सकते हैं। सरकार की नीयत ठीक होनी चाहिए, असल बात तो यह है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए राहत साहब कि जब आप ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों के बीच काम करते हैं, तो क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? देखिए जो लोग जिस तरह मोहब्बत करते हैं, जी। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि लोग जो है दिल से मोहब्बत करते हैं, तो मेरा उनको इस तरह मिलना जो है ना, वो मेरे दिल के अंदर एक बहुत बड़ा जज्बा पैदा करता है कि मैं इनके लिए कुछ ऐसा करूं कि मेरे मरने के बाद भी ये कम से कम ये याद रखे भाई कि हमें कोई एक आदमी था जो अपने हमारे लिए कुछ कर गया। तो मेरा ये हर वक्त जहन चलता रहता है कि हमें अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कोई ऐसा काम करके जाओ जो जिंदगी भर याद जो रखा जाए। अच्छा, जो लोग किए उनको अप्रिशिएट किया जाता है। हमारे जीवन में मानो डॉक्टर सिंह साहब ने एक जामिती में काम किया, लोग उससे रोजगार भी है, बच्चे उससे एजुकेशन लेके डॉक्टर बन के निकल रहे, आज डॉक्टर साहब को याद किया जाता है। उससे पहले एचआईवी इंटर कॉलेज जिन लोगों ने काम किया, हरपत राय जी, जिनका नाम आज लिया जाता है, उसके बाद जो है वो खान बहादुर साहब ने इस्लामी इंटर कॉलेज जो कायम किया, खान बहादुर को याद किया जाता है। तो जो लोग करके जाते हैं कुछ, जिनके अंदर जज्बा होता है, वो न तो मरते न भुलाए जाते, वो हमेशा जिंदा रहते हैं, वो आपके बीच में रहते हैं। आपकी बातों से और आपके अंदाज और जज्बात से लगता है कि आप जनता के साथ लॉयल हैं। तो सवाल मेरा ये है, बल्कि मेरा सवाल नहीं है, आपके कोई चाहने वाले हैं, फेसबुक पे सवाल आया था कि यूपी के अंदर अगर कांग्रेस और समाजवादी का फिर से गठबंधन होता है और देवबंद विधानसभा की जो सीट है वो समाजवादी के हिस्से में चली जाती है, तो क्या राहत साहब बगावत करेंगे या फिर लॉयल्टी के साथ, खामोशी के साथ चलेंगे? तो जब गठबंधन होता है तो अब गठबंधन धर्म को निभाना जरूरी होता है, बगावत का तो कोई मामला नहीं। भाई पार्टी का निर्णय है, अब पार्टी सेटिंग है, भाई हमारे हिस्से में नहीं सीट आई, अब जिसके हिस्से में आई तो अब तो लड़ना उससे चाहिए ना। अगर नहीं हम उसे लड़ाएंगे तो मान लो जीते हारे वो तो अलग बात है, लेकिन वो हमारी पार्टी से बगावत है, इससे बगावत क्यों नहीं की? क्योंकि पार्टी ने नहीं लगाई भाई ये हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस सीट पे फला वो जो प्रत्याशी फला पार्टी का लड़ा, तो अब ईमानदारी से उसको चुनाव लड़ाना चाहिए। मेरा अपना तो हमेशा ही रहता है, मतलब मैं कभी भी इस बात को, चाहे मेरा टिकट कटा, पहले कटा मेरा टिकट, मैंने कभी उसमें ये नहीं करा कि भाई मेरे टिकट, भाई पार्टी का निर्णय, पार्टी से ऊपर तो नहीं हो सकते ना, तो अब पार्टी का निर्णय तो उससे वो स्वीकार करना चाहिए। या फिर अगर हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं तो फिर पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव के अंदर जाना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, जो भी प्रत्याशी है पूरी ईमानदारी से लड़ना चाहिए, फिर उसमें कोई कोताही न बरते, ना कोई बेईमानी करे। तो मैं तो समझता हूँ वो पार्टी के साथ बेईमानी नहीं, वो खुद अपने साथ बेईमानी। तो राहत साहब, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था कि यूपी में जो है कांग्रेस क्यों कमज़ोर हो रही है, तो क्या ये ग्राउंड कनेक्ट की कमी है या फिर लीडरशिप इशू है कि जो कांग्रेस यूपी के अंदर कामयाब नहीं नज़र आती?
क्या क्या कमी है आपकी? नहीं, अब देखिए हम धीरे धीरे अब यूपी के अंदर हमने पूरा संगठन को मजबूती से हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, हमारे प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी ने, दोनों ने मिलकर पूरे यूपी के अंदर मजबूत संगठन खड़ा कर दिया है। 403 विधानसभा सीटों पे हमारे संगठन पूरी मजबूती के साथ खड़ा हो चुका है। अब देखिए एक दिन में कोई काम सारा नहीं हो पाता, धीरे 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 हमारा जो है वो संगठन मजबूती की तरफ जा रहा है। कांग्रेस वापसी की तरफ जा रही है। आने वाला समय कांग्रेस का ही होना है। अब कोई भी आप इमारत खड़ी करते हैं, उसकी पहले बुनियाद को मजबूत करेंगे, तब उसके बाद ऊपर बुनियाद डालनी शुरू करेंगे। अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रदेश प्रभारी ने हमारी बुनियाद को मजबूत करने शुरू पार्टी की, संगठन को मजबूत करा। अब उसके ऊपर बिल्डिंग बनाने का काम तमाम कार्यकर्ता करेंगे और 2027 के अंदर उसका बेहतरीन परिणाम आना है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आज की राजनीति में नैरेटिव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या काम? देखिए मैं तो हमेशा तरजीह देता हूँ काम। अब नैरेटिव तो अलग चीज हो गई है, लेकिन अब काम तो बोलता है इंसान का। खिदमत खल्क है काम, उससे जोड़ के देखना चाहिए। आप किसके लिए खड़े होते हैं, काम अगर उसका करेंगे तो कभी भूल नहीं देंगे। आप पूरे समाज के अंदर राजनीति से हट के चलिए, राजनीति को छोड़ दीजिए। अगर वैसे ही आपने महल्ले पड़ोस के अंदर लोगों का ख्याल रखेंगे, उनके दुख तकलीफ में खड़े होंगे, तो क्या महल्ले वाले तो आपको अप्रिशिएट करेंगे। ऐसे ही राजनीति का मामला वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर ईमानदारी के साथ आप उस काम करेंगे तो नेगेटिव होगा तो पीछे रह जाएंगे, आपका काम बोलेगा। ईमानदारी से आप काम है। देखिए छल कपट तो गए, उससे तो मुझे सख्त एलर्जी है कि आप मैं झूठ बोलूं, आपको फरेब दूं, धोखा दूं, तो ये अच्छी बात खुलना है। अब नहीं बोलेगा 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, साल भर बाद खुलना है कि मैंने आपसे छल फरेब किया, झूठी बातें करी। तो इस चीज से तो मुझे बहुत एलर्जी है। हो सकता है ये मेरे थोड़ा सा रास्ते की रुकावट ये भी चीज हो सकती है, लेकिन मैं कभी उससे कंप्रोमाइज नहीं हूँ। मैं हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ ही आगे बढ़ूंगा, भले ही उसमें मुझे देर लगे, मैं उससे भी पिछड़ लेगा। लोगों के साथ कभी धोखा ना करना, ना किया, ना करूंगा। अच्छा, आपको क्या लगता है जनता के साथ धोखा करना एक नेता के लिए क्या होता है? उसके साथ झूठे वादे करना, या फिर उसको कोई एक ऐसा लॉलीपॉप दे देना जिससे वो अपना रोजगार भूल जाए और सिर्फ सरकार के सहारे चलता रहे? क्या होता है धोखा? ये झूठ बोल के जनता को धोखा देना, वो जनता को धोखा देना नहीं, वो अपना आप को ही धोखा देना है। एक वक्त में जब लोग समझेंगे तो आपको लात मार के एक तरफ फेंक देंगे। वो टाइम लेने को स्वयं। आज हिंदुस्तान के अंदर विपक्ष की भूमिका कितनी ज्यादा मजबूत है, क्या लगता है आपको? देखिए एक लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना, बुलंद आवाज करना बेइंतहा जरूरी है। अगर आप आलोचना नहीं करेंगे सरकार की, उनके गलत कामों की या उनकी बात की, तो फिर मनमानी होती रहेगी, फिर लोकतंत्र का मतलब खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र का मतलब ही है कि जो आलोचना है वो आलोचना होनी चाहिए। उस पर अगर सरकार अंकुश लगाती है, जैसे आज के टाइम चल रहा कि आपकी आवाज बुलंद करेंगे तो उसके पीछे ईडी, सीबीआई, ये सब चीजें लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे डरना नहीं चाहिए। आलोचना करना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, समस्त लोकतंत्र के लिए। अगर लोकतंत्र को खत्म करना है तो आलोचना करना बंद कर दो, तो लोकतंत्र खुद ही खत्म हो जाता है। अच्छा, राहत साहब अगर आने वाले वक्त में यहाँ से विधायक बनते हैं तो राहत साहब का सबसे पहला काम क्या होगा? मैं पहले कह चुका, मेरा सबसे पहला काम तो मेडिकल फैसिलिटीज की तरफ जाऊंगा। मैं अगर अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया तो पूरी ताकत झोंक दूंगा मैं इसके लिए, क्योंकि ये मैं लोगों के दुख और तकलीफ को जो महसूस करता हूँ उससे मेरा दिल बड़ा दुखता है। किस तरह गरीब लोग परेशान अपने मरीज को लेके भटक रहे हैं और उनका कोई मददगार नहीं। तो मेरा सबसे पहला मकसद तो यही है कि मैं कोई ऐसा
हॉस्पिटल खड़ा करता हूँ, लोग जो है उसके लिए कम से कम मेरे बच्चों के लिए दुआ करें, इस क्षेत्र के लिए दुआ करें, तो ऐसा काम होना चाहिए जी। और मेरा मिशन है। देवबंद में वैसे तो कई सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन देवबंद के अंदर एक बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है डॉक्टर डिकी जैन के यहाँ, डिकी जैन के नाम से हॉस्पिटल है। तो क्या इस तरह के हॉस्पिटल होने चाहिए? जबकि अगर आप उनके अलावा किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको बेडरूम इतना चार्ज में इतना इतना ज़्यादा महंगा हो जाता है कि अफोर्ड करना मुश्किल होता है, और फिर इमरजेंसी फ़ीस आ जाती है, फिर दवाइयाँ इतनी ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मामूली सी फ़ीस है, बल्कि वो तो नॉर्मल तरीके से अगर आप चेकअप कराते हैं तो फ़ीस भी नहीं लगती है, इमरजेंसी के 100 रुपये लगते हैं। तो क्या आप इसी तरह का कोई हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं? नहीं, जिसमें ये होना तो यही चाहिए जिसमें थोड़ा चैरिटी भी हो। जी। और देखिए, मैं डॉक्टर डी को कहता हूँ, वो तो एक फरिश्ता सिफत इंसान है जी। सही मायने में खिदमत खल्क जो है वही डॉक्टर डी की जैन कर रहा है जी। उस आदमी को जितना अप्रिशिएट की जाए, उसके लिए जितने अच्छे अल्फाज बोले जाए वो कम है। असल खिदमत खल्क यही होती है जिसमें इतना मिनिमम चार्ज करके लोगों के लिए सहूलत मुहैया कराना, तो ये छोटी बात नहीं होती, ये बहुत बड़ा काम है। इसके लिए हम उनको जितना भी अप्रिशिएट करें कम है, और यही जज्बा होना चाहिए। देखिए, इंसान अपने लिए तो जीता ही है, दूसरों के लिए कुछ करे तो जीना उसका कामयाब है, उसकी जिंदगी तभी कामयाब है। हर आदमी जीता, भाई जानवर भी तो आप देखें ना, वो भी अपने बच्चों के लिए करते हैं जब छोटे होते हैं, तो ये इंसान बच्चों के लिए तो कर रहा है, हाँ उससे हटके करे तब है बड़ी बात। अगर अल्लाह आपको मौका देते हैं और आपको अल्लाह ने ताकत दी है और उस ताकत का लोगों फैज ना हो, तो ये समझ लो ये सबसे बड़ी बेईमानी है, सबसे बड़ी कोताही है, मेरी तो सबसे खराब बात है। उस ताकत का लोगों फैज पहुंचना चाहिए। अल्लाह ने आपको अगर थोड़ा सा भी पैसा दिया है तो जिस कदर भी हो सके दूसरों को उसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए, उनकी मदद के लिए खड़ा होना चाहिए। अच्छा राज साहब, आने वाले वक्त में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आप राजनीति में ही देखते हैं, एमएलए एमपी, कहाँ देखते हैं अपने आप को आप आने वाले वक्त में? देखिए, हर जो भी आदमी राजनीति करता है उसका एक मिशन तो होता ही है, चुनाव लड़ना, सक्रिय राजनीति में कुछ ना कुछ हासिल करना, ये तो सबका मिशन होता है। जो भी राजनीति कर रहे हैं सबका एक ही मिजाज होता है। अपना भी यही है कि भाई जब राजनीति कर रहे हैं तो पार्टी अगर कुछ हमें ठीक समझती है कि भाई हम चुनाव के काबिल हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, सीट जीत सकते हैं, तो पार्टी हमें लड़ा सकती है। और हम दिल में तो ख्वाहिश है कि भाई हम लड़ें और चुनाव जीतें, ताकि हमारे उसकी क्षेत्र की जनता है वो किस तरह देखती है। पर हम उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया तो क्षेत्र की जनता भी, मैं समझता हूँ, मेरे लिए दिल खोल के मदद करेगी और मुझे जिताने में पूरे क्षेत्र की जनता का सहयोग जरूर मिलेगा। अगर अल्लाह ने ऐसा कोई टिकट कहा कि हमारे खाते में शिकायत थी, तो मुझे विश्वास है अपने क्षेत्र के लोगों में। अच्छा, अब कुछ सवाल हैं रैपिड फायर, आप जिनका जवाब दे सकते हैं। अब ये बताइए कि राजनीति में आप सबसे ईमानदार नेता किसे मानते हैं? देखिए, इस वक्त तो हिंदुस्तान के अंदर वाहिद नेता राहुल गांधी जो सबसे ईमानदार सच्चा नेता है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि आप एक ऐसी चीज़ जो आप राजनीति में बदलना चाहते हैं। चाहता हूँ जो आज के दौर में नफरत और हिंसा जो चल रहा है ये खत्म हो के एक शांतिपूर्ण माहौल में लोगों को अगर समस्या है तो बातचीत के लिए संवाद के जरिए उनका हल निकलना चाहिए। लड़ाई मार धाड़ जो है खराब चीज से, उससे कभी भी मसले हल नहीं हुए ना होंगे। अच्छा, अगर आप राजनीति में नहीं होते तो आज क्या कर रहे होते आप? राजनीति में तो खैर क्यों ना होते जब हमें आने ही था, लेकिन यह है कि अगर राजनीति में ना होते तो फिर कहीं ना कहीं किसी कोने में बड़े होते, अपना जिंदगी गुजार रहे होते, अपना कारोबार छोटा मोटा कर रहे होते, बस यही होता। अच्छा, जो युवा लोग हैं वो राजनीति में आना चाहते हैं, उन्हें क्या सलाह देंगे आप? देख, सबसे पहले तो युवाओं के लिए जरूरी है कि वो अच्छी एजुकेशन लें। एजुकेशन लेने से आदमी का दिमाग खुलता है, बहुत सारे अच्छाई के दरवाजे खुलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है
एजुकेशन। अगर युवाओं को राजनीति में आना है तो सबसे पहले तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, उसके बाद राजनीति में आए, और राजनीति में किसी लालच के तहत ना आए, बल्कि एक ये समझिए कि राजनीति के अंदर एक बदलाव, एक चेंज के लिए आए कि जिस तरह का माहौल हो रहा है उस माहौल को खत्म करके एक अच्छा माहौल डेवलप करने के लिए आना चाहिए युवाओं। अच्छा, आपके हिसाब से एक अच्छा नेता बनने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए एक इंसान में? एक सबसे जरूरी ईमानदारी है। आदमी सच्चा और ईमानदारी को अपना जो है सबसे अहम इम्पोर्टेंट चीज मान के चले, तभी लोग ट्रस्ट भी करते हैं। छोटी बात को आप थोड़ी देर के लिए तो लोगों को बहका फुसला सकते हैं, लेकिन खुद की आदमी की इमेज डैमेज हो जाती है क्या होता है। तो ये तो अच्छाई जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आदमी के अंदर अच्छाई होनी चाहिए। जी जी। अच्छा, तो राहत साहब, अब हमें ये बताइए आप कि आप विधानसभा लेवल पर चुनाव लड़ते हैं। ये चंद सवाल हैं मेरे जो मैं देवबंद शहर से मुतालिक करना चाहता हूँ आपसे। देवबंद जैसे कस्बे में जहाँ ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है और यहाँ जो भाजपा की जो स्ट्रेटजी होती है और बीजेपी जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ती है, मुसलमानों का उससे इख्तलाफ है, और इन सब के बावजूद फिर भी यहाँ से भाजपा का जो है विधायक भी जीत जाता है। और इतना ही नहीं होता बल्कि देवबंद जैसे शहर के अंदर भाजपा पार्टी से जो है विपिन गर्ग जी चेयरमैन भी बन जाते हैं। तो क्या वजह हो सकती है इसकी सबसे बड़ी? देखिए, विपिन गर्ग का चेयरमैन बनना वो तो अलग चीज है जी। वो एक लोकल चुनाव है, उसमें जिस तरह के चुनाव हुआ वो तो सबके सामने है, उस पर बहुत ज्यादा विस्तार से बात करने की जरूरत है। चुनाव नहीं तब तय फिक्स था हमारा। अब आज एक विधानसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में भाई आप ठीक है मुसलमान वोटर्स बड़ी तादाद में है, लेकिन देखिए और भी समाज के लोग हैं। अब वो कौन कितना उसको इफेक्ट करता है और कितना प्रभावित करता है वो तो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। और बात परिस्थिति ऐसी होती है कि लोग वोट भी देना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन बन जाती है कि वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, तो उसका फायदा उठाते हुए भाजपा उसको जो है उस सीट को निकाल जाती है यहाँ देवबंद से। हालांकि मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोग फिर बहुत समझदार हैं। अगर सही प्रत्याशी आके लोग बीच में पहले से मेहनत करें तो अब वो एक इस नफरत से हट के बात करे। भाई हमारे यहाँ जो दूसरे कौम के लोग हैं वो भी ऐसे नहीं कोई लड़ाकू बिड़ाकू। देवबंद हमेशा जो है एक बहुत अमन चैन का शहर रहा है, और यहाँ की गंगा जमनी तहसील दुनिया के अंदर एक मिसाल के तौर पर जान जाती है। तो यहाँ आपस में हिंदू मुस्लिम में बहुत अटैचमेंट है, लेकिन पिछले कई सालों से एक गैप हो रहा है हमारे उनके बीच में। उस गैप को बढ़ने की जरूरत है, उनसे मिलना जुलना, आपस में एक दूसरे से पहले बहुत पारिवारिक संबंध थे एक दूसरे से, थोड़ा इन टाइम में चंद सालों के अंदर वो गैप बना, उस संबंध में थोड़ी दूरी पैदा हुई है जो पहले हुआ। मैं समझता हूँ अगर उसमें फिर दोबारा से उसको शुरुआत की जाए तो एक वो जहन तो है ही हमारे एक दूसरे से अटैच रहने का, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, हम एक दूसरे के फिर करीब आ जाएंगे, जो नफरत की राजनीति वो हार जाएगी। अच्छा, एक चीज़ ये आती है कि जब उन नेताओं से या चेयरमैन हो, विधायक हो, किसी से भी कोई सवाल किया जाए, इवन के गांव के जो प्रधान होते हैं उनसे भी अगर ये सवाल कर लिया जाए कि भाई तुम तो पैसा लूट रहे हैं और विकास का पैसा आप खा रहे हैं, जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि भाई हम चुनाव लड़ने से पहले इससे कहीं ज़्यादा पैसा बांट देते हैं। तो इसमें क्या लगता है आपको, किसकी गलती है? जनता की गलती है जो पैसे ले रही है, या फिर नेताओं की गलती? जनता की गलती कुछ नहीं है, ये हमारी गलती है। हमने उस सिस्टम को खराब किया। पहले भी लोग चुनाव लड़ते थे, कोई इस तरह का जो है आलतू फालतू खर्चे नहीं होते थे, लेकिन हमने उसे खराब किया। चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत के चुनाव हो, लोकसभा, वो हम ही खराब करने वाले हैं, जनता खराब करने वाली नहीं। वो तो सब कुछ सिस्टम को बिगाड़ने वाले हम लोग हैं। पहले क्यों है भाई, जो पहले नेता थे, जब क्यों ये माहौल है, वो
मिनिमम खर्च होता था, 1-2 गाड़ी से चुनाव लड़ लिया करते थे विधानसभा का, 2-3 गाड़ी से बस। 4 महीने के चुनाव ये हमने देखा। सब जब ये बहुत समय के बाद चुनाव, आज ही ऐसे चैंपियन बने, बहुत समय के बाद जब चुनाव हुआ था, तो कोई ऐसा नहीं था। दफ्तर में खाली चाय वाय मिल गई तो बहुत ठीक, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी। लोग आ गए। तो भाई जब आप माहौल को बिगाड़ोगे, सिस्टम के अगेंस्ट चलोगे, तो फिर तो ऐसे ही होना है, फिर तो पैसे को लौटना है। जनता को मैं बिल्कुल भी कसूरवार नहीं मानता। जनता का इसमें जरा बराबर कसूर नहीं, कसूर सब हम लोगों का है। हमने इस तरह का माहौल क्रिएट किया, तो उसका फिर रिजल्ट भी यही है। जी राज साहब, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ सीखने को मिला। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। इस पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि एक नेता की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जनता से किस तरह का लगाव होना चाहिए, और राजनीति पेशेंस यानी सब्र मांगती है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और वीडियो ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाना, वीडियो को शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इंशाल्लाह नई बात के साथ, नई शख्सियत के साथ। अस्सलाम वालेकुम।